Assalamu alaikum. This is session number 11 for the series Quantitative Analysis and Research for Management. The course code is MGD 491. I am Usman bin Saif. Let's see a quick snapshot of what we have learned in the last session. In the last session, we studied in detail what is measurement and scaling. We defined it. We saw the concepts of measurement and scaling with examples. Then we saw what are the types of scaling. Basic types nominal थी, ordinal है, interval and ratio. These were the four basic types of scaling. हमने इन चारों टाइप्स को डिटेल में पढ़ा भी विद एग्जांपल्स. हमने देखा कि ये क्या होती हैं. फिर उसके बाद हमने मेन टॉपिक जो लास्ट सेशन में पढ़ा था वो था एरर्स इन मेजरमेंट. हम पहले भी एरर्स पढ़ते आए हैं पिछले सेशंस में. इस सेशन में फिर हमने एक दफ़ा गो थ्रू किया एरर्स कौन कौन से हैं, टाइप्स क्या हैं उनकी. फिर हमने जो थर्ड मेन टॉपिक लास्ट सेशन में कवर किया था दैट वाज कॉमनली यूज्ड स्केल्स इन बिजनेस रिसर्च. अदर देन द फोर बेसिक टाइप्स हमने देखा था कि मेजरमेंट एंड स्केलिंग की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन वो का बहुत सी ऐसी टाइप्स भी हैं जो कि सिर्फ फिज़िकल एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें यूज़ हो सकती हैं. वो सोशल साइंसेस में दे आर नॉट ट्रू, वहाँ पे यूज़ नहीं होती. फिर हमने देखा कि कॉमनली यूज जो बिजनेस रिसर्च या सोशल रिसर्च में कौन कौन सी टाइप्स हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं. आज का सेशन जो है इसमें हम बेसिकली दो टॉपिक्स को कवर करेंगे. एक रिस्पांस मेथड्स और एक जजमेंट मेथड्स. रिस्पांस मेथड कौन कौन से तरीके के होते हैं या रिस्पांस मेथड होते क्या हैं. रिस्पांस किससे निकला? रिस्पोंडेंट. मैं आई एम द इंटरव्यूअर, यू आर द रिस्पोंडेंट. मैंने आपसे सवाल पूछने हैं, मैंने आपको सवाल पुट करने हैं. और अगर मैं रिसर्चर भी हूँ तो मैंने इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया है, क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है, और फिर मैंने उस क्वेश्चनर में से देख के आपसे सवाल पूछना है. आप रिस्पोंडेंट हैं, आपने रिस्पांस देना है उन सब सवालों पे. अब अगर मेरा क्वेश्चनर जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसमें मैंने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है आपसे रिस्पांस लेने का, these are the response methods. और उसमें हम कौन कौन से देखते हैं. एक है रेटिंग टेक्निक, रैंकिंग मेथड है, पेयर्ड कंपैरिजंस हैं, रैंक और ऑर्डर स्केलिंग अप्रोच है. ये चार बेसिक अप्रोचेस हैं जो कि हम किस में यूज़ करते हैं, रिस्पांस मेथड्स में. जब हम क्वेश्चनर या इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करते हैं उस वक्त इन्हें यूज़ करते हैं. Now, rating scales. A rating scale is a measuring instrument that requires the person doing the rating to assign the person or object being rated to some point along the continuum or in one of the ordered set of categories. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. आपका दोस्त नोमान कितना खूबसूरत है. आप पूछेंगे, आप रिस्पोंडेंट, आप कहेंगे कि क्या मतलब कितना खूबसूरत है. तो मैं कहूँगा कि उससे अगर आप एक स्केल पे रेट करें 1 से 10 में तो आप कितने पॉइंट्स देंगे कि वो इतना हैंडसम है. आप कहते हैं मैं 8 पॉइंट्स दूंगा. सो व्हाट इज़ दिस? आपने
उसे रेट किया एक स्केल पे. दिस इज व्हाट अ रेटिंग स्केल इज. या मैं ब्रैकेट्स बना देता हूँ. मैं कहता हूँ कि आप बताएं आपका दोस्त बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बस ठीक सा है, खूबसूरत नहीं है और बिल्कुल अच्छी शक्ल नहीं है उसकी. 5 स्केल्स मैंने यहाँ 5 कैटेगरीज बना दी हैं, 5 ब्रैकेट्स बना दिए. अब किस ब्रैकेट में आप उसे प्लेस करते हैं? आप कहते हैं कि हाँ खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, बस खूबसूरत है. दिस इज़ अ रेटिंग स्केल. Rating scales are used to judge properties of objects without reference to similar objects. These ratings may be in such forms as like or dislike, approve, indifferent, disapprove. पहले हमने बात की are used to judge properties of objects without reference to similar objects. अब आपके 2 दोस्त हैं. मैंने आपसे पूछा, आपका पहला दोस्त के बारे में पूछा कितना खूबसूरत है. फिर मैं आपसे कहूँ कि वो दूसरे के मुकाबले में कितना खूबसूरत है. पहला वाला क्या होगा? रेटिंग स्केल होगा, क्योंकि आप सिमिलर ऑब्जेक्ट से उसका कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे. इसी तरह दीज रेटिंग्स में बी इन सच अ फॉर्म कि आपको कोई चीज़ पसंद है, नहीं पसंद, इसका जवाब पसंद है, नहीं पसंद, या मुझे नहीं पता. अप्रूव, हाँ मैं अप्रूव करता हूँ, या डिसअप्रूव करता हूँ, या इनडिफरेंट, मेरी इस बारे में कोई राय नहीं है. इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल्स दैट आर यूज्ड इन प्रैक्टिस, डिफरिंग इन द फाइननेस ऑफ डिस्टिंक्शन दे अलाउ. हर सिचुएशन के हिसाब से, हर क्वेश्चन के हिसाब से हम एक डिफरेंट रेटिंग स्केल डिफाइन कर सकते हैं. In general, rating scales are graphic, itemized, comparative. Graphic. General terms में rating scales को हम graphic क्यों कहते हैं? Graphic इसलिए कहते हैं क्योंकि हम उसे एक लाइन के ऊपर या तो ड्रॉ कर देते हैं, कैटेगरीज बना देते हैं, या टेबल बना देते हैं कि इस टेबल में कॉलम पर रो, कॉलम्स हैं, रोज़ हैं. कॉलम्स में आपने कैटेगरीज लिख दी, रोज़ में आपने इस रो को टिक कर दिया, फर्स्ट को टिक कर दिया, थर्ड को टिक कर दिया. जो भी आपका सवाल है, जैसा आपका जवाब है. तो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है. आइटमाइज्ड आइटम्स हैं, कैटेगरीज भी बनी हुई हैं, या उस कैटेगरीज बना दें तो आपका कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाता है. कंपैरेटिव आप कर लेते हैं. So in general terms they are graphic, itemized and comparative. Ranking scales. A respondent directly compares 2 or more objects and make choices among them. When large number of objects are involved, choice becomes ambiguous. हमने अभी पहले किसकी बात की थी? रेटिंग स्केल की. अब हम बात करें रैंकिंग स्केल की. और ये दोनों किसके मेथड्स हैं? रिस्पॉन्स मेथड की टाइप्स हैं. रेटिंग में हमने बात की थी कि आप एक इंडिविजुअल को या एक ऑब्जेक्ट को कहाँ रेट करते हैं? कैटेगरीज में. रैंकिंग में क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं. हमने अभी एक एग्जांपल डिस्कस की एक दोस्त की कि वो कितना खूबसूरत है या कितना हैंडसम है. अब मैं 2 दोस्तों की हमने बात, फिर दूसरी एग्जांपल हमने 2 दोस्तों की बात की. अब इन दोनों को अगर कंपैरिजन किया जाए, दोनों में से कौन ज़्यादा खूबसूरत है, या मुझे अगर कहा जाए इन दोनों में से एक को चूज़ करो, तो मैं किसको चूज़ करूँगा, किस वजह से चूज़ करूँगा, किस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, क्या
मेरा पहला दोस्त जो है ज़्यादा खुश अखलाक है, ये दूसरा ज़्यादा खुश अखलाक है, इस वजह से मैं उसको चूज़ करूँगा। सो दिस इज़ व्हाट रैंकिंग स्केल्स, जो ज़्यादा खुश अखलाक है उसको मैंने पहला नंबर दे दिया, दूसरे को दूसरा दे दिया। अब अगर 2, 4, 5 दोस्त मैंने इस तरह चूज़ करने हैं कि एक को मैं पहला नंबर देता हूँ, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, लेकिन अगर 5 से 4 से ज़्यादा हो जाएं, अगर मुझे कहा जाए कि पूरी क्लास को रैंक करो, क्लास की रैंकिंग एक तो हो सकती है पोजीशन वाइज कि एग्ज़ाम में हाउ डिड दे परफॉर्म, दैट इज़ इजी। लेकिन अगर एक मुझे कहा जाए कि मैं अपनी परसेप्शन से रैंकिंग करूं, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल होगा? एक क्लास में 60 लोग हैं, 60 की टोटल स्ट्रेंथ है, अब मैं 60 इंडिविजुअल्स को 1, 2, 3, 4 रैंक करूं, 5, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है फिर मैं किसी लोगों को प्रॉपरली रैंक भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि शायद मैं 60 के 60 लोगों को इतनी अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँगा। मैं कैसे रैंक करूँगा कि कौन सा हु विल कम ऑन 45th पोजीशन, हु विल कम ऑन 47th पोजीशन। हो सकता है जिसको मैंने 47th पे रैंक किया हो, मैं बाद में मेरा ख्याल हो कि नहीं वो तो 6th या 7th रैंक पे होना चाहिए था उसे। The ambiguity can be avoided by using paired comparison. इतने ज़्यादा लोगों के जब कंपैरिजन करना हो तो फिर क्या करते हैं? फिर इनके पेयर्स बना देते हैं, एक जैसी खसूसियत के लोग, उनके पेयर्स बना दिए, फिर उन पेयर्स को रैंक कर लिया, फिर उन पेयर्स के अंदर आप लोग इंडिविजुअल्स को रैंक कर लेते हैं। Widely encountered is the situation where a respondent is asked to select one as the best or preferred. क्या है? ऐसी एक सिचुएशन जिसमें रिस्पोंडेंट को कहा जाए कि अपने बेस्ट फ्रेंड को चूज करो, ये मोस्ट प्रेफर्ड फ्रेंड को। हो सकता है वो जो बेस्ट फ्रेंड है वो साल के बाद मेरा ओपिनियन चेंज हो जाए, मेरे लिए वो मोस्ट प्रेफर्ड फ्रेंड रहे ही ना, लेकिन 10 लोगों में से वो एक चूज करना, दैट इज अ रैंकिंग स्केल। When dealing with only 2 choices, this approach is satisfactory. 2 लोगों में से एक चूज करना है, 3 में से करना है, तो भी हमारी मुश्किल नहीं है, हम एक प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट उससे डिवाइस कर सकते हैं। लेकिन अगर 60 लोगों में करना पड़े आपको चूज, तो रिजल्ट कभी भी ठीक नहीं आ सकता, एम्बिगुअस रिजल्ट्स होंगे, रैंक एम्बिगुअस होंगे। बट इट मे ऑफन रिजल्ट इन द वोट स्प्लिटिंग phenomenon when the respondent is asked to select most preferred among 3 or more choices. It may result vote splitting phenomena. Vote splitting phenomena क्या होता है? When the respondent is asked to select most preferred among 3 or more choices. 3 से या 4 लोगों के अंदर से अगर आपको ढूंढना पड़े, एक रैंकिंग करनी पड़े, तो आप पहले के बारे में आपका जो ख्याल है, दूसरे के बारे में जो ख्याल है, हो सकता है दूसरे के बारे में जो ख्याल है वो उसकी वजह से आपका तीसरे के बारे में ख्याल चेंज हो जाए, आपका तीसरे का वोट जो है वो बट गया। मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजंस, हमने पहले बात की रैंकिंग, रेटिंग स्केल, रैंकिंग स्केल। नाउ मेथड ऑफ पेयर कंपैरिजन, ये सब क्या हैं? टाइप्स हैं रिस्पॉन्स मेथड की। विद दिस टेक्निक द रिस्पोंडेंट कैन express his attitude in an ambiguous manner by making a choice between the objects. For example, a typical example is product testing, where a new flavor of soft drink is tested against an established brand.
आपने अब क्या करना है, कंपैरिजन है, पेयर्ड कंपैरिजन, पेयर दो का होता है, दो के बीच में हमने कंपैरिजन करना है और उसमें आपने क्या देखना है, इन एन एम्बिगुअस मैनर, अनएम्बिगुअस मैनर, जिसमें कोई गलती का चांस ना रहे। वो कैसे करेंगे, एक तो ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड हमने भी इसमें एग्जांपल देखी कि ब्रांड है, हमने ब्रांड टेस्टिंग करनी है, टेस्ट की टेस्टिंग करनी है, एक कोका कोला, एक हम लोकल मार्केट से अमृत कोला ले लेते हैं, किसका टेस्ट बेटर है, दोनों को एक जैसी बॉटल्स में फिल कर लेते हैं। अब अगर हम एक रेस्पोंडेंट को दोनों बॉटल्स दें, उसे कहें कि इसे पी के टेस्ट करें, विच टेस्ट इज बेटर, दैट विल बी अ मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन। In the journal situation, there are often many more than two stimuli to judge, resulting in a potential tedious task for the respondents. There will be n bracket n minus 1 bracket close divided by 2 judgments, where n is the number of stimuli. अब अगर हमने देखा कि जैसे लास्ट एग्जांपल में स्टिमुलाई क्या था, टेस्ट, हमने देखना था, टेस्ट कंपैरिजन करना था। अब अगर एक से ज़्यादा टेस्ट, हमने टेस्ट के साथ हमने स्मेल भी देखनी, उसके अलावा हमने उसकी बॉटल की आउटलुक भी देखनी है, और भी अगर और वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाएं, फिर हम नंबर ऑफ स्टिमुलाई कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ स्टिमुलाई तो हमें पता है, वेरिएबल्स हमें ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट फिर क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जजमेंट्स कितनी हो सकती हैं। पिछली स्लाइड पे हमने एक एग्जांपल डिस्कस की जिसमें दो बॉटल्स थी जिनका टेस्ट हमने देखना था, उसमें उनका रिजल्ट दो हो सकता था, या बॉटल ए का टेस्ट बेटर है या बी का बेटर है। अब अगर हम कहते हैं स्मेल भी देखते हैं तो इसमें कितनी जजमेंट्स होंगी कि बॉटल ए का टेस्ट बेटर है, स्मेल बेटर है, बॉटल बी का टेस्ट बेटर है, स्मेल बेटर है, बॉटल ए की टेस्ट बेटर है, बी की स्मेल बेटर है, बी का टेस्ट बेटर है, ए की स्मेल बेटर है। तो ये कितनी, ये 4 जजमेंट्स हो गए। जितने स्टिमुला इंक्रीज करते जाएंगे उतनी जजमेंट्स भी इंक्रीज करती जाएंगी, और टोटल नंबर ऑफ जजमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वेरी सिंपल, n इज द नंबर ऑफ स्टिमुलाई, कि कितने वेरिएबल्स हैं, n मल्टीप्लाइड बाय n minus 1 divided by 2. This gives us the number of judgments, कि इतनी जजमेंट्स इतने स्टिमुलाई से हम ड्राइव कर सकते हैं। Now, using of these n minus 1 oblique 2 judgments, simultaneous evaluation of all stimuli objects is not possible in a simple manner. अब अगर हम इसका एनालिसिस करना चाहें इतनी सारी जजमेंट्स का, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is very complicated. Thurstone, he was a scientist, developed in, he was a social scientist, developed an analytical procedure called law of comparative judgments to scale paired comparison data. जितनी जजमेंट्स, उसका लॉ था जिसे कहते थे लॉ ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट्स, उसमें यूँ होता है कि आप जितनी जजमेंट्स हैं उन जजमेंट्स जो अलाइक जजमेंट्स हैं उनके आप पेयर्स बना देते हैं, और उसके बाद उनको स्केलिंग उसकी करते हैं। जब उनको आप स्केल के ऊपर उनकी मेजरमेंट करते हैं तो आप उसे रैंकिंग से आप अपना बेस्ट जजमेंट या रिजल्ट, इंडिविजुअल रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ method of rank order, this is the 4th method. Another comparative scaling approach is to ask respondents to rank their choices. अभी हमने शुरू में भी एक एग्जांपल डिस्कस की
कि 10 आइटम्स हैं, 10 आइटम्स को रैंक करना है, कौन सा पहला है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है। और इसमें if 5 items are chosen out of 10 then only 5 should be ranked। इसमें एक और चीज़ ये कि अब मैं बीइंग एन इंटरव्यू, मैंने तो रिस्पोंडेंट को ऑप्शन दी, एक वाइड ऑप्शन दी कि मैं 10 प्रोडक्ट्स हैं, इन 10 प्रोडक्ट्स को रैंक करें, लेकिन आपने उसमें से चूज़ ही 5 की, आपने सिर्फ 5 को रैंक किया। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ उन्हीं 5 की जो रैंकिंग है उसी को लेके अपना डाटा एनालिसिस करूंगा। क्योंकि इसकी वजह क्या है, क्योंकि रैंक ही सिर्फ 5 हुई, बाकियों की कोई रैंकिंग नहीं। दिस मेथड इज फास्टर देन पेयर्ड कंपैरिजंस एंड इज यूजुअली इजियर एंड मोर मोटिवेटिंग टू द रिस्पोंडेंट। पेयर्ड कंपैरिजन में क्या था, रिस्पोंडेंट ने पेयर्स बनाने थे, पेयर्स में देखना था, दैट वाज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, मोर टाइम कंज्यूमिंग। दिस मेथड रैंक ऑर्डर इज फास्टर, उसको पता है ऑलरेडी रैंकिंग 5 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से पहला ये प्रोडक्ट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। या हम अगर इसी तरह हम देखते हैं एनर्जी सेक्टर में देखते हैं, तो हम एक एज एन इंटरव्यूअर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि जी गवर्नमेंट को नीचे स्ट्रेटजीज लिस्ट डाउन कर देता हूँ कि ये सारी नीचे सॉल्यूशंस हैं, गवर्नमेंट को इस वक्त रैंक करें कि कौन सा सॉल्यूशन फर्स्ट पुट करना चाहिए, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड। एनर्जी सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए पहले क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए। दिस इज रैंकिंग, रैंक ऑर्डर्स। ऑन द नेगेटिव साइड देयर इज सम डाउट regarding how many stimuli can be handled by this method। हमने कंपैरिजन में, पेयर्ड कंपैरिजन में क्या किया था, मेथड ऑफ पेयर्ड कंपैरिजन में, उसमें तो हमारे पास एक फॉर्मूला था जिससे हम देख सकते थे कि इतने स्टिमुलाई हों तो इतनी जजमेंट्स होंगी। लेकिन इस मेथड का रैंक ऑर्डर का नेगेटिव पार्ट ये है कि हमें इसमें ये पता नहीं चल सकता कि हम इसमें अगर स्टिमुलाई ज़्यादा करते जाएं तो हमारा डाटा क्या स्टेबल रहेगा, वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, और रिजल्ट्स ठीक आएंगे या नहीं आएंगे। लेस देन 5 ऑब्जेक्ट्स कैन यूजुअली बी रैंक्ड इजीली, बट रिस्पोंडेंट्स में ग्रो क्वाइट केयरलेस इन रैंकिंग से देन 10 और मोर आइटम्स। आप बीइंग एन इंटरव्यू में आपको एक, आप रिस्पोंडेंट हैं, आपको मैं एक लिस्ट दे देता हूँ हाउस होल्ड आइटम्स की, और मैं आपको कहता हूँ कि ये 20 आइटम्स हैं, इनमें से आपको मंथली आपकी सैलरी इतनी है, तो आप इस सैलरी में कौन सी चीज़ आप इम्पोर्टेंस वाइज उसे रैंक करेंगे, कौन सी चीज़ आप पहले ख़रीदेंगे, कौन सी बाद में, कौन सी आप समझते हैं सबसे ज़्यादा एसेंशियल हैं मंथली आपके कंजम्पशन के लिए, कौन से एसेंशियल नहीं है, और उनको रैंक करें जो कि सबसे ज़्यादा एसेंशियल क्या है, फिर कौन सी है, फिर कौन सी, फिर कौन सी। अगर मैं आपको 10, 20, 30, 30 आइटम्स की लिस्ट दे दूं तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, आप बोर भी हो जाएंगे उसको करते हुए, और आप अपना इंटरेस्ट भी लूज़ कर जाएंगे। आप जल्दी जल्दी बस देखेंगे कि पहले 2-4 ठीक रैंक करेंगे, बाकी बस ऐसे भी रैंक कर देंगे। अगर आपको मैं दूँ ही सिर्फ 5 आइटम्स के, इन 5 को रैंक करें कि कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप कंसंट्रेशन से आपको पता है 5 हैं, इनमें से अच्छा ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, ये इट शुड बी रैंक्ड फर्स्ट, ये सेकंड होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। दिस इज हाउ रैंक ऑर्डर वर्क्स। नाउ मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटरवल्स। Neither the paired comparison nor the rank order method is particularly attractive when there are a large number of items to choose. ये बात अभी हमने पहले भी डिस्कस की। Under these circumstances, the method of successive intervals is sometimes used. इस तरह की सिचुएशन हो तो फिर हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ सक्सेसिव इंटरवल्स यूज करते हैं। In this method,
The subject is asked to sort the items into piles or groups representing a succession of values. An interval scale can be developed from these sortings. इसमें क्या करते हैं हम? इसमें हम ये करते हैं कि अपने रिस्पोंडेंट को कहते हैं कि एलाइक ग्रुप्स बना दें. सपोज एक क्लास है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो रिस्पोंडेंट इज़ द टीचर, यू आर द टीचर. आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आप इस क्लास में अगर 5-5 का या 5-5 या 4-4 का ग्रुप बनाएं, और जो कि एक ग्रुप हो जो बहुत लायक बच्चे हैं, एक ग्रुप हो जो बहुत मेहनती बच्चे हैं, एक ग्रुप वो हो जो कि बहुत नटोरियस बच्चे हैं, एक वो जो कि नालायक हैं, एक वो हैं जो बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, एक वो ग्रुप हो जो कि बहुत क्लीन रहते हैं या अपनी क्लीनलीनेस का ख्याल नहीं रखते या असाइनमेंट्स ऑन टाइम करते हैं. तो इस तरह हमने क्या किया, सक्सेसिव इंटरवल्स के ऊपर हमने हर 4 के बाद हर 5 लोगों का एक हमने ग्रुप बना दिया जो कि विद लाइकवाइज जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थे. हमने जब ये सेशन स्टार्ट किया था उस वक़्त हमने डिस्कस किया था कि आज हम 2 मेन एरियाज़ को पढ़ेंगे, इन डिटेल देखेंगे, उनकी टाइप्स देखेंगे. पहला था रिस्पांस मेथड्स. हमने देखा कौन कौन से रिस्पांस मेथड्स, टाइप्स देखी उसकी. दूसरा जो मेन एरिया था है आज का सेशन के लिए वो है क्वांटिटेटिव जजमेंट मेथड्स. क्वांटिटेटिव जजमेंट मेथड्स क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से मेथड्स इंक्लूड हैं जिनको सम अप करके ये क्वांटिटेटिव जजमेंट मेथड्स कहलाते हैं. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट जजमेंट मेथड. नंबर 2 इज फ्रैक्शनेशन. 3 is constant sum method. Now let's see them in detail कि और देखें ये क्या होते क्या हैं. पहला है डायरेक्ट जजमेंट मेथड. डायरेक्ट जजमेंट का क्या मतलब? बिफोर रीडिंग आउट द टेक्स्ट, एक अगर हम सोचें डायरेक्टली जजमेंट, वर्डिक्ट, मेथड, टेक्निक. डायरेक्ट जजमेंट मेथड से क्या मुराद? डायरेक्ट जजमेंट मेथड से मुराद ये कि रिस्पोंडेंट जो डायरेक्टली एक अपना ख्याल, अपना एक ओपिनियन दे दे. The respondent is required to give a numerical rating to each stimulus with respect to some designated characteristics. In the unlimited type, the respondent may choose his or her own number in a graphical method to position the rating on a line. क्या बात हुई इसमें? The respondent is required to give a numerical rating to each stimulus. न्यूमेरिकल रेटिंग, रिस्पोंडेंट ने किसी भी स्टिमुलस को, स्टिमुलस एटीट्यूड भी एक स्टिमुलस है, मेरे एटीट्यूड के बारे में उसकी क्या परसेप्शन है, उसने बताया कि जी मैं बहुत गुस्से वाला हूँ. उसने रैंक दे दिया कि मेरे गुस्से के 10 नंबर हैं आउट ऑफ 15 में से ही रैंक्ड. He gave me a scale of 10 कि मेरा जो गुस्सा है वो इतने % है. इसके पे फर्दर 2 टाइप्स हैं डायरेक्ट जजमेंट मेथड की. एक अनलिमिटेड टाइप है, एक लिमिटेड टाइप है. अनलिमिटेड में क्या होता है कि द रिस्पोंडेंट में चूज हिज और हर ओन नंबर इन अ ग्राफिकल मेथड टू पोजिशन ऑन द रेटिंग ऑन लाइन. एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एक स्केल ड्रॉ कर देते हैं
और कहते हैं कि जी 0 से 12 तक ये स्केल है, आप इस स्केल के ऊपर जहाँ रैंक करते हैं इस शख्स को या इस ऑब्जेक्ट को या इस चीज़ को, वहाँ पे आप टिक लगा दें। हो सकता है 7 पे टिक लगा दे, 12 पे लगा दे, 11 पे लगा दे। दिस इज अनलिमिटेड टाइप ऑफ डायरेक्ट जजमेंट मैथड। रिस्पोंडेंट ने अपनी डायरेक्ट एक अपना रिस्पॉन्स दे दिया, इस बारे में अपना ख्याल बता दिया। Now, in the limited type, the respondent has limited choice. Limited type में क्या है? Respondent के पास limited choice है as given by the researcher. एक लाइन दोबारा से हमने ड्रॉ कर दी, 1 से 12 तक हमने उसके ऊपर स्केल ड्रॉ कर दी। अब हमने स्केल्स डिफाइन भी कर दिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4, उस पे उसके ऊपर एक पे टिक करना है कि 7 नंबर है या 8 नंबर। अनलिमिटेड में उसने क्या किया था, उसने स्केल अपनी मर्जी से दिया था। लाइन उसमें भी ड्रॉ की थी हमने, बात हमने उसमें भी ये की थी कि 1 से 12 तक स्केल हो सकते हैं, लेकिन उसने नंबर अपनी मर्जी से दिया था। नंबर यहाँ भी अपनी मर्जी से देगा, लेकिन यहाँ हमने स्केल डिफाइन किया हुआ है, वहाँ हमने स्केल डिफाइन नहीं किया हुआ था। वो अपनी मर्जी से सोच सकता था कि मैं इसे 1 से 12 दे दूँ या 1 से 20 दे दूँ। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस? डायरेक्ट जजमेंट मेथड, डायरेक्ट जजमेंट मेथड, रिस्पोंडेंट ने अपना डायरेक्टली ख्याल बता दिया, मेरा इस चीज़ के बारे में ये ख्याल है, इतने % ख्याल है, उतने % उसने अनलिमिटेड टाइप में लाइन, ग्राफिकल लाइन की वो खुद प्लॉट कर दिया अपनी मर्जी से। लिमिटेड टाइप में हमने उसको स्केल दे दिया कि 1 से 12 है, 1 से 12 में ही आपने इसको प्लॉट करना है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेड एंड द अनलिमिटेड टाइप। Fractionation method. In fractionation method, a number denoting the ratio between two stimuli with respect to some characteristic is estimated. Fractionation method किससे निकला? फ्रैक्शन। हम एक पाई चार्ट अगर हम बनाएं, पाई चार्ट क्या होता है, एक सर्कल बनाएं और उस सर्कल को डिवाइड करें दो स्टिमुलस में। एक स्टिमुलस का हमें पता है वेटेज कितनी है, दूसरे की कितनी है, या एक का रैंक क्या है, दूसरे का रैंक क्या है। अकॉर्डिंगली हो सकता है कि एक स्टिमुलस सिर्फ 1 क्वार्टर पे है और एक जो है 3 क्वार्टर्स पे है। दिस इज़ अ पाई चार्ट। अब हम पाई चार्ट के ऊपर देखते हैं कि इन दोनों की रेशो क्या है। रेशो अभी हमने डिस्क्राइब की। एज अ रिस्पोंडेंट आपने मुझे बताया कि आपने दो स्टिमुलस के बारे में अपना ख्याल जाहिर किया। एक आपने कहा कि एक इंडिविजुअल के बारे में अपनी परसेप्शन बताई कि वो ही इज़ वेरी क्लीन एंड वेरी रूड। अब क्लीन कितने % है, क्लीन को आपने वेटेज कितनी दी, उसको रैंक दिया 3। रूडनेस को आपने रैंक क्या दिया, रूडनेस को आपने रैंक दिया 7। अब एक आपने पाई चार्ट बनाया, पाई चार्ट के अंदर एक आपने 1 क्वार्टर इज 3, बाकी का 3 क्वार्टर्स इज 7। उससे आपको क्या पता चला कि इन दोनों की रेशो क्या है। रेशो इज 1 क्वार्टर टू 3 क्वार्टर्स। सो दिस इज द फ्रैक्शनेशन मेथड। इससे हम क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सम कैरेक्टरिस्टिक हमने किसी स्टिमुलस के बारे में एक एस्टीमेट बनाया।
एस्टिमेट डेवलप किया, जैसे 1 क्वार्टर टू 3 क्वार्टर हमारा एस्टिमेट है। कांस्टेंट सम मेथड, constant sum methods are used to standardize the scale across respondents by requiring them to allocate a given total score, say 100, among the stimuli. Total adds up to a constant, hence the name. इसमें क्या कहता है? constant sum method क्या है? Standardize the scale scores across respondents by requiring them to allocate a given total score among the stimuli. Very common हम देखते हैं कि अगर हम किसी एक शख्स की evaluation कर रहे हैं ऑफिस में, और एज अ रिस्पोंडेंट आपसे आई एम द इंटरव्यूअर, मैं आपसे पूछता हूँ उस बंदे के बारे में परसेप्शन कि जी मुझे ये बताएं, मैं आपको पहले स्टिमुलस या करैक्टरिस्टिक्स बता देता हूँ उसके, कि जी आपको मैं 100 का स्कोर है, आपने 100 का स्कोर डिवाइड करना है इन 5 कैटेगरीज में। कैटेगरी 1 इज़ कि वो शख्स बहुत एफिशिएंट है, काम ठीक तरीके से करता है, डेली टाइम पे आता है या नहीं आता, लंच ब्रेक में वो अपने ऑफिस में मौजूद होता है या नहीं होता, कोलीग्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है या नहीं है, और उसके अलावा छुट्टियां ज़्यादा करता है या नहीं करता। ये 5 करैक्टरिस्टिक्स हैं, स्टिमुलस हैं। अब आपने 100 के स्केल पे इन सबको रैंक करना है। मैं कहता हूँ कि जी काम एफिशिएंटली करता है, तो इस वजह से मैं काम के 50 मार्क्स दे देता हूँ। ऑफिस कभी टाइम पे आता है, कभी टाइम पे नहीं भी आता, तो इसके 10 मार्क्स दे देता हूँ, टोटल हो गए 60। फिर मैं बात करता हूँ कि कोलीग्स के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर है, तो इसके मैं 15 और दे देता हूँ, 75 हो गए। अब रह गए 2 करैक्टरिस्टिक्स आ गए, इसी तरह उनके भी मैंने मार्क्स दिए, तो टोटल मिला के मार्क्स कितने 100 हो गए। लेकिन 100 हो गए, अब मैंने रैंकिंग किस तरह से की, कितने परसेंट किसको मार्क्स दिए। दिस इज़ कांस्टेंट सम मेथड, कि सम कांस्टेंट ही रहेगा, 100 में से ही आपने इन सबको मार्क्स देने, इन सबको स्कोर करना है। Scale construction techniques. Let's talk about scale construction techniques. ये क्या होती हैं? स्केल कैसे बनाया जाता है? This refers to construction of sets of rating scales, questionnaires, which are carefully designed to measure one or more aspects of a person's belief or attitudes. क्या क्वेश्चनर में हम क्या करते हैं? हमने एक क्वेश्चन डेवलप किया, क्वेश्चन, अब उसका हमने पॉसिबल आंसर्स लिखने। अब पॉसिबल आंसर्स इतने क्लियरली और परफेक्टली डिज़ाइंड होने चाहिए जो कि हर एस्पेक्ट का ख्याल रखते हों। आपने एक इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछना है तो उसके बिलीव्स का, उसके एटीट्यूड का एक एक एस्पेक्ट उस पर लिखा हो। अगर उस पर सारी बातें आपने एक जवाब में उसको ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड की तो आपको जवाब ठीक नहीं दे पाएगा। Scale construction methods are judgment scaling, factor scales and multi-dimensional scaling. These are the 3 methods of scale construction. One is judgment, factor, and the third one is multi-dimensional. Now let's see what judgment methods is. The following are the judgment methods. इसकी ये पर different types हैं। आर्बिट्ररी स्केल्स हैं, कंसेंसस स्केल्स हैं, थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल है, आइटम एनालिसिस है, सुमेटेड स्केल है, लिकर्ड स्केल है, क्यूमुलेटेड स्केल है। ये जजमेंट मेथड की टाइप्स हैं। आर्बिट्ररी स्केल क्या होते हैं?
It is possible to design arbitrary scales by collecting a number of items that are unambiguous and appropriate to a given topic. Arbitrary scales are easy to develop and can be designed to be highly specific to a particular case or content. सबसे सिंपल आर्बिट्रेरी होते हैं, उसमें आप एक क्वेश्चन है उसके जितने पॉसिबल आंसर्स हैं उससे रिलेटेड और स्पेसिफिक आप वो सारे लिस्ट डाउन कर देते हैं, उसमें से जो उसको ऑप्शन ठीक लगेगी वो टिक कर देगा. कंसेंसस स्केलिंग. In this approach, the selection of items is made by a panel of judges who evaluate proposed scale items and determine whether the item belonging in this topic area, its ambiguity, the level of attitude the scale item presents. Consensus scaling क्या होती है? Consensus का मतलब क्या है? किसी एक बात पे आ जाना सबका पूरे एज अ ग्रुप. कंसेंसस स्केलिंग में क्या होता है, एक हम पैनल बना देते हैं जजेस का, फिर उनके सामने हम वो अपना इंस्ट्रूमेंट वो क्वेश्चन आए रख देते हैं और वो फिर उसमें जितने सवालात पूछे गए उन सब के जवाब देखते हैं और फिर एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, एक म्यूचुअल राय डेवलप करते हैं. हाँ ये जवाब ये सवाल ठीक है, इस सवाल का ये जवाब ठीक है, ये ऑप्शन निकाल दें, इसको शामिल कर दें. और जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं कि आइटम बिलोंग्स इन द टॉपिक एरिया, कि जो हमने सवाल के नीचे ऑप्शन दी है क्या वो सवाल से रिलेट करती भी है उस एरिया से, उस टॉपिक से या नहीं, या ऐसे ही हमने एक ऑप्शन डाल दी. एम्बिग्यूटी, क्या वो ठीक है. लेवल ऑफ एटीट्यूड दैट द स्केल आइटम प्रेजेंट्स, कि हमारा जो स्केल आइटम है वो उस शख्स को के जो है बिलीफ पे पूरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, उसके एटीट्यूड पे. नाउ थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल. दिस इज अ फॉर्म ऑफ कंसेंसस स्केलिंग. उसी से ड्राइव कंसेंसस स्केलिंग से ये थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल ड्राइव होता है. बेसिकली थर्स्टोन वाज अ सोशल साइंटिस्ट. दिस स्केल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंसेंसस ऑफ अ पैनल ऑफ जजेस विद इक्वल इंटरवल्स अपीयरिंग ऑन द स्केल. इट इज वाइडली यूज्ड फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट. क्या कहता है कि जो आइटम्स हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं उसके स्केल्स बनाए हैं. स्केल्स क्या होते हैं, क्वेश्चंस जो हमने क्वेश्चनर में पूछे हैं उसके जो नीचे जवाब हैं, जवाब के जो हमने स्केल्स बनाए हैं. स्केल्स क्या बनाए हैं, ऑप्शंस बनाई हैं कि ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन ये ऑप्शन. ठीक है, अब हम जब उसको उसके ऑप्शंस या उसके जो स्केल डेवलप करते हैं उनका इंटरवल भी अगर हम सेम रखें, सपोज सैलरी की हमने बात की, हम अगर इक्वल कैटेगरीज बना दें कि हर कैटेगरी में 10,000 का डिफरेंस है या हर कैटेगरी में 50,000 का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा, थर्स्टोन डिफरेंशियल स्केल कहलाएगा. नाउ आइटम एनालिसिस. In this procedure, a particular item is evaluated on the basis of how well it discriminates between person whose total score is low. टोटल स्कोर की हमने कहाँ बात की, जजमेंट मॉडल में, कि स्कोर हमारा एब्सोल्यूट 100 ही है. अब 100 के उसने स्कोरिंग थी, 100 स्कोरिंग के ऊपर उसने एक शख्स है उसका टोटल स्कोर लो है लेकिन दोनों का एटीट्यूड सेम है, तो हम उन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आइटम बाय आइटम एनालिसिस करेंगे कि
जितने आइटम्स उसने टिक किए हैं, जितने आइटम्स उसने टिक किए हैं, दोनों इंडिविजुअल्स के आइटम्स के वजह से स्केल कैसे उनका डिफरेंट, उनका स्केल एक का लो है एक का हाई है, तो इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो कहलाएगा आइटम एनालिसिस। बिकॉज हम आइटम बाय आइटम हर कंटेंट का एनालिसिस करेंगे उसमें। Summated scale. The most popular type of scale using item analysis approach is summated scale. This consists of a number of statements that express either favorable or unfavorable attitude towards the object of interest. इसमें हम क्या करते हैं, स्केल डेवलप करते हैं क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का आंसर जो है इन द फॉर्म ऑफ स्केल हम कैसे डेवलप करते हैं, हम जितने उसके नीचे हमने जवाबात लिखे हैं उन सब का आइटम बाय आइटम एक तो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कौन से सवालात उसकी फेवर में जाते हैं, कौन से सवालात उसकी फेवर में नहीं जाते, और उस सवाल की हम बात करें, उस सवाल की फेवर में कौन से सवालात, कौन से जवाबात जाते हैं, कौन से जवाबात उसकी फेवर में नहीं जाते, उस स्केलिंग टेक्निक को सुमेटेड कहते हैं जब हम इनका एनालिसिस करते हैं। Each response category is assigned a numerical score to reflect its degree of attitude favorability, and the scores are summed algebraically to measure the respondent's attitude. क्या कहता है? Each response category is assigned a numerical score to reflect its degree of attitude favorability, and the scores are summed algebraically to measure the respondent's attitude. अब हमने इसका एटीट्यूड देखना है, तो एटीट्यूड कैसे देखेंगे कि हम उसके स्केल्स बना देंगे, रैंक्स बना देंगे कि उसका एटीट्यूड जो है बहुत अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, अच्छा नहीं है, या बहुत ख़राब है। ये सारे स्केल्स हमने बना दी और रैंकिंग कर दी इनकी हमने। बहुत अच्छा एटीट्यूड इज रैंक नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5। Likert scale, most commonly used scale, is based on judgment method using an agree-disagree format। जब हम एग्री डिसएग्री फॉर्म की बात करते हैं तो वह ऐसा फॉर्म जिसके अंदर जिसका फॉर्मेट जो हो वो हर सवाल के जवाब में डू यू एग्री विद दिस क्वेश्चन और डिसएग्री, एग्री और डिसएग्री। ईच कैटेगरी इज असाइन्ड अ न्यूमेरिकल स्कोर। द स्कोर ऑन द स्केल आर सम्ड अप टू गेट द टोटल स्कोर फॉर एन इंडिविजुअल। लिकर्ट स्केल पे क्या करते हैं, हर सवाल का जवाब एग्री या डिसएग्री। एग्री को हम दे देते हैं 2 पॉइंट्स, डिसएग्री को 1 पॉइंट। फिर हम क्या करते हैं, या डिसएग्री को हम कोई पॉइंट नहीं देते, और फिर हम क्या करते हैं, जब सारे क्वेश्चंस फेल आउट हो जाते हैं उनका हम टोटल कर लेते हैं। अगर हमारे पास 5 क्वेश्चंस का उसने एग्री किया तो दैट मीन्स कि 5 × 2 10 पॉइंट्स, प्लस 5 क्वेश्चंस का उसने डिसएग्री किया है तो 5 पॉइंट्स, टोटल पॉइंट्स आर 15। तो हाउ डिड ही स्कोर्ड आउट ऑफ द 20? Out of 20 he scored 15. So this is what? Likert scale। और इससे हम क्या मेजरमेंट करें, उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट। Example, let's see an example of Likert scale. The objectives of the research and development department of your organization are clearly set. Do you agree to this statement?
strongly disagree, disagree, neutral, you don't want to comment or you don't want to say or you do not know, agree, strongly agree. अब इसमें से अगर रिस्पोंडेंट 5 चूज करता है तो ही स्कोर्ड अ नंबर 5 इन दिस क्वेश्चन. अगर वो कहता है स्ट्रांगली डिसएग्री, उसका ख्याल है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स ठीक नहीं है, उसको नहीं सही तरह से पता कि उसने क्या करना है, तो वो 1 चूज कर लेगा, स्ट्रांगली डिसएग्री. सो दिस इज हाउ लिकर्ट स्केलिंग वर्क्स. Cumulative scales. These scales are constructed as a set of items with which the respondent indicates agreement or disagreement. अब पहले हमने बात क्या की थी, एग्रीड, डिसएग्री. इसमें भी हम यही बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. हमने उसमें इंडिविजुअल आइटम्स को देखा था. जैसे हम पिछली साइड पे देखें, इस एग्जांपल में ऑब्जेक्टिव्स हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को क्लियरली पता हैं या नहीं. उस पर हमने देखा कि डिसएग्री, एग्री है या नहीं. अब अगर हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दे दी जाए कि क्या ये स्टेटमेंट या सिचुएशन आप एग्री करते हैं सिचुएशन से या नहीं करते, तो दैट विल बी क्यूमुलेटिव स्केल्स. आपने एक लिस्ट डेवलप कर ली उसके लिए. नाउ केस 5 स्केलिंग. केस 5 स्केलिंग, द केस यूजेस अ मॉडल ऑफ कंपैरेटिव जजमेंट. If all of a group of subjects prefer A to B and only 60% prefer B to C, then Thurston's model can help develop an interval scale from these stimulus comparison proportions. थर्स्टोन ने एक मॉडल डेवलप किया था जिसे केस 5 स्केलिंग कहते हैं. इस केस में क्या है कि अगर एक ग्रुप प्रेफर करता है एक प्रोडक्ट को A टू B, A को प्रेफर करता है B पे, और एक ग्रुप है जो कि B को C पे प्रेफर करता है, और उसमें 60% जो है वो B को प्रेफर करते हैं, 40% A को प्रेफर करते हैं. तो हमें उससे पता चला कि 40-60 के एक रेशो पता चल गया. अब अगर हम एक स्केल डेवलप करेंगे तो स्केल के ऊपर हम को कैसे डेवलप करेंगे, उसको हम उसी इंटरवल्स के अंदर उसी हम कैटेगरीज डिफाइन कर देंगे. हमें पता है 60% को B पसंद है, तो हम 60% को टारगेट करके हम कैटेगरीज 60% के हिसाब से बना देंगे और A के लिए हम 40% के हिसाब से बना देंगे. सो ये एक थर्स्टोन का मॉडल है जिसके थ्रू हम ये इंटरवल स्केल डेवलप करते हैं फ्रॉम स्टिमुलस कंपैरिजन प्रोपोर्शंस. Now we have come to end of this session, and in this session we had learnt about, there were two things, basically two things, two wide areas. One was response method, other one was quantitative judgment method. And response method is also called variability method. एंड उसकी फिर 4 टाइप्स हमने देखी. एक देखी हमने रेटिंग टेक्निक देखी, एक रैंकिंग मेथड देखा, एक पेयर्ड कंपैरिजन देखा, एक रैंक ऑर्डर स्केलिंग अप्रोच देखी. रेटिंग टेक्निक में क्या देखा हमने? रेटिंग टेक्निक में हमने देखा कि हमने कैसे स्केल्स के ऊपर हम रेटिंग कैसे कर सकते हैं, रेट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं. बेसिकली हम इस वक्त क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट हमने डिज़ाइन करना है, क्वेश्चनर.
क्वेश्चनर में क्या करते हैं, क्या होता है क्वेश्चनर में, होता है क्वेश्चंस। अब वो क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज हमने लेने हैं आपसे। आप रिस्पोंडेंट हैं, मैं इंटरव्यूअर हूँ, और मेरे पीछे रिसर्चर बैठा है। जो रिसर्चर ये डेवलप करेगा क्वेश्चनर या इंस्ट्रूमेंट, और वो मैं उसको उस क्वेश्चनर के थ्रू आपसे आपके रिस्पॉन्सेज, आपकी परसेप्शन पूछूंगा। यही प्रोसेस है ना। अब इस प्रोसेस को हम किस तरह से, इसमें रिस्पॉन्स मेथड्स का क्या मतलब। अब क्वेश्चनर एक डेवलप किया एक रिसर्चर ने, क्वेश्चंस उसने पूछे, उसको अपना रिसर्च प्रॉब्लम पता है, उसको अपने रिसर्च क्वेश्चंस पता है, उसको पता है, अपने ऑब्जेक्टिव्स रिसर्चर को क्लियर हैं कि वो क्या चाहता है, किस तरह का डाटा चाहिए। उस तरह का डाटा पूछने के लिए उस तरह के क्वेश्चंस डेवलप किए। अब क्वेश्चंस डेवलप हो गए, अब क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज मैंने आपसे या तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछूंगा, या आपको मैं ऑप्शंस दूंगा। ओपन एंडेड में आपको मैं ब्लैंक्स दे दूंगा कि जी ये सवाल है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, एनी वाइड आइडिया, कॉन्सेप्ट, कोई आपका आइडियल, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। लेकिन वो उसका वो हमारे लिए इतना यूज़ इसलिए नहीं होगा आपका उस रिस्पॉन्स का, क्योंकि वो एक डिस्क्रिप्टिव रिस्पॉन्स है। हमें क्या चाहिए, क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स चाहिए। हमने उसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू डेटा। उसके लिए फिर क्या करते हैं, उसके लिए करते हैं कि हम एक रिस्पॉन्सेस की लिस्ट डेवलप कर लेते हैं। ये सवाल है, इसके ये जवाब हो सकते हैं, और उन जवाबों को हम उनकी रेटिंग डेवलप कर लेते हैं। आपको कहते हैं कि इनफैक्ट जवाब रिस्पॉन्स हम डेवलप कर लेते हैं, रेटिंग आपको कहते हैं करें। हमने अगर आपसे एक सवाल पूछा कि आपका अपने दोस्त मुराद के बारे में क्या ख्याल है, और नीचे हमने आपको 6 रिस्पॉन्सेस दे दिए कि वो बहुत अच्छा लड़का है, सिगरेट बिल्कुल नहीं पीता है, और या हमने एक और एग्जांपल पहले डिस्कस की थी कि आप मुराद क्या मुराद हैंडसम है या नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है, थोड़ा हैंडसम है, मेरा उस बारे में कोई ख़्याल नहीं है, या हैंडसम नहीं है, या देखने में अच्छा नहीं है। अब मैंने आपसे कहा कि आप इसको रैंक करें। रैंक इस तरह करें कि आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए आप समझते हैं अप्रोप्रिएट है, क्या वो बहुत हैंडसम है। इसी तरह आपको मैंने एक लिस्ट दे दी आपकी मंथली शॉपिंग की। उसमें आपको मैंने कहा कि ये आइटम्स हैं सारे, इन आइटम्स को रैंक करें कि कौन से आपकी नेसेसिटीज़ हैं और कौन सी लग्जरीज़ हैं। और नेसेसिटीज़ को आप रैंक करें कि कौन से इम्पॉर्टेंट नेसेसिटीज़ हैं रैंक वाइज, कि आपको हर महीने दूध ख़रीदना है, दूध आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने ख़रीदना है। फिर आपने दूध के बाद आपने घर में इस्तेमाल के लिए यूटिलिटीज़ जो हैं वो उनके वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने वो बिल्स पे करने हैं। फिर और इसी तरह फूड आइटम्स हैं 3rd नंबर पे, इसको रैंक करें, रेट करें आप। फिर हमने इसमें और ये देखा कि रैंकिंग ऐसे भी हो सकती थी कि आपको एक सेट ऑफ ऑप्शंस दे दी और आपको कहा कि इनके रैंकिंग वाइज ग्रुप्स बना दें, पेयर्स बना दें, पेयर्ड कंपैरिजंस में, कि एक क्लास है उसमें 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों में एक टीचर को कहा कि आप बताएं कि 3 या 4 का ऐसे ग्रुप्स, आप एक 3-4 बच्चों का एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप बताएं कि कौन सा बच्चे, एक लायक बच्चों का ग्रुप बना दें, एक जो नालायक बच्चों हैं उनका ग्रुप बना दें, एक जो बच्चे काम वक्त पे करते हैं उनका बना दें, एक जो अच्छे, इनका एटीट्यूड अच्छा है,
जो फ्रेंडली बच्चे हैं उनका ग्रुप बना दें, ग्रुप्स बन गए। फिर हमने रैंकिंग जो थी उसकी हमने ऑर्डर स्केलिंग अप्रोच भी देखी कि रैंक्स अगर बन जाएं तो हमने उसको फिर रैंकिंग ऑर्डर कैसे करते हैं, उसके लिए क्या एसेंशियल्स हैं। फिर रेटिंग्स की और हमने एग्जांपल्स डिस्कस की कि उसमें अगर हमने आपकी सैलरी अगर है, सैलरी को हमने कैसे उसको उसकी ब्रैकेट्स बनानी है। तो उसके बाद हमने क्वांटिटेटिव जजमेंट मेथड्स देखे कि कौन कौन से मेथड्स हैं, कैसे यूज़ होते हैं और जजमेंट मेथड्स किस लिए यूज़ होते हैं। ये सारी बातें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस भी की और इन डिटेल इनको देखा भी, एग्जांपल्स भी डिस्कस की और वाइड एरियाज़ आज के दो ही थे, रिस्पांस मेथड्स और क्वांटिटेटिव जजमेंट मेथड्स। फिर इनकी फर्दर आगे टाइप्स थी और जिनको हमने सबको डिस्कस किया। तो अब नेक्स्ट सेशन में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हम जो बुक अपनी फॉलो कर रहे हैं वो जो आपको मैंने रेफरेंस बुक आपको फर्स्ट सेशन में बताई थी, सॉन्डर्स की जो है बिजनेस रिसर्च मेथड्स पे, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं, उसी के सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। और हमने अपना लेक्चर 4 सेक्शंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, हर सेक्शन के बाद हमने केस स्टडीज़ डिस्कस की। उस सेक्शन में हमने एक सेशन हमने ऐसे भी रखा जिसके अंदर जितनी हमने पूरे सेक्शन के अंदर जो जो मेन टॉपिक्स हमने पढ़े थे उन सब को हमने गो थ्रू किया, दोबारा से देखा, केस स्टडीज़ डिस्कस की। अब दिस इज़ सेक्शन नंबर 2 जो अभी चल रहा है। ये जब एंड होगा तो इसके एंड पे भी हम अपना केस स्टडीज़ दोबारा, केस स्टडीज़ रिलेटिंग टू दीज टॉपिक्स हम डिस्कस भी करेंगे और इस सारे कोर्स को हम दोबारा रिवाइज भी करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।